जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है दोस्तों, ये 29 क्रम का है। तो आइए ये 29 नंबर का हम लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं। डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है ये सेट प्रैक्टिस। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो सेट प्रैक्टिस होने वाली है हम लोग का मॉडल सेट 29 नंबर, यानी मॉडल सेट प्रैक्टिस 14 नंबर होने वाली है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चनें रहेंगी। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपना स्कोर क्या रहता है, और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट नॉर्मल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए यहाँ पे और बताए दोस्तों, मैराथन क्लासेस भी चल रही है अभी, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका मैंने मैराथन क्लासेस लगा दिया है, यूनिक पब्लिकेशन का भी लगा दिया। बस द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का है, वो भी मैंने लगा दिया है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग मैंने मैराथन क्लासेस लगाया है। जीके जीएस का अलग है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है ना दोस्तों, मैथ्स का अलग, सभी का मैंने अलग अलग मैराथन क्लासेस करा दिया है। तो वो जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखकर ही एग्जाम देने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हम लोग का 14, जिसमें पहला सेक्शन हमारा बनता है क्या है, सामान्य हिंदी का। तो आइए इस सामान्य हिंदी को हम लोग कवर करते हैं। देखिए जिसमें पहला प्रश्न क्या बनता है हमारा, कि दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द, एक शब्द देना है हमें, तीव्र बुद्धि वाला। उसे क्या कहेंगे, तीव्र बुद्धि वाले को कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन बनेगा हम लोग का डी। अगला क्वेश्चन देखिए, शाश्वत का विलोम क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, शाश्वत का होगा अस्थाई, है ना। आंसर बनेगा यहाँ पे डी। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। मैं पौधे डैश रहा हूँ, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, लगा रहा हूँ, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा, आंसर बनेगा हम लोग का अलंकार, है ना। आभूषण का अलंकार होता है। देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका मतलब होगा क्या दोस्तों, आंसर होगा संकट से कठिनाई से बचना। आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, ये हमें बताना है। कौन सा वाक्य सही है, देखिए तो आंसर नंबर ए ही इसमें शुद्ध है। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, आंसर ए सही है। अगला देखिए, लोहे का चना चबाना, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंसर क्या बनेगा दोस्तों इसका, आंसर बनेगा सी, संघर्ष करना, है ना। आंसर क्या बनेगा, संघर्ष करना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, हमें बताना है सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बेसिस पे बताना है दोस्तों, सही नहीं है। देखिए दवाइयाँ, यहाँ पे बड़ी ई होगा ना, दवाइयाँ, ये गलत है। उज्जवल, इसमें एक और ज होगा, है ना दोस्तों, ये भी गलत है। देखिए ये गलत, ये भी गलत मिला हमें। हमें बताना सही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दोनों क्या है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों गलत है। लेकिन मयंक है, यहाँ पे ये सही है मयंक, उपयुक्त सभी तो ये होगा नहीं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे मयंक होगा जो सही है, यानी ऑप्शन के लिए क्या है, आंसर यहाँ पे सी होगा, है ना। मयंक ऐसा ही लिखा जाता है, मयंक, है ना, मयंक, ये यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर यहाँ पे सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची इसमें कौन है, अरविंद होगा। आंसर हम लोग का यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, अरविंद होगा। नलीन भी होता है, नलीन, है ना। सरोज भी होता है, सरोज भी होता है कमल का। और होता है जलज होता है ना। सतदल होता है, पंकज होता है, सर्रीज होता है, ये सब होता है कमल का पर्यायवाची। अगला देखिए, संधि शब्द का जो है हमें क्या करना है, संधि विग्रह करना है। कौन सा है, कौन सा संधि विग्रह है इसमें, समजोड़धी। आंसर यही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है, किस शब्द में समास है। देखिए उपयुक्त सभी में है, राजा रानी, राजाध्यक्ष, यथाशक्ति, ये इसमें सभी में क्या है, सभी में समास है। तो देखिए राजाध्यक्ष में कौन सी समास है दोस्तों, राज का अध्यक्ष, यानी संबंध तत्पुरुष है ना राज का अध्यक्ष में। और आपको बताइए दोस्तों, राजा रानी मतलब राजा और रानी, तो इसमें है द्वंद्व समास। और यथाशक्ति, यथा मतलब शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी शब्द का पुल्लिंग बताना है हमें। नदी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो आंसर बनेगा यहाँ पे सी, नद होगा पुल्लिंग शब्द, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। बताइए अहिर शब्द का स्त्रीलिंग,
अहिरीन होगा। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, ये हमें बताना है। तो कौन सा अर्थ नहीं है? बर्फ। कर टैक्स होता है दोस्तों, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है? कौन सा कारक है इसमें? अपादान कारक है। आंसर यहाँ पे बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि ने से यहाँ पे किया गया है ना, वह गंदगी से घृणा करता है ना, से यानी ये अपादान है। अगला देखिए, सोहन मकान के भीतर है, कौन सा कारक जो है परसर्ग है? सोहन जो है मकान के भीतर है, कौन सा कारक जो है परसर्ग होगा? तो आंसर बनेगा अधिकरण। आंसर यहाँ पे ए बनेगा, अधिकरण में है ना इसमें। अगला प्रश्न देखिए, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, कौन सा वाच्य है? कौन सा इसमें वाच्य है? कर्म वाच्य है। आंसर बनेगा सी, कर्म वाच्य जो है इसमें है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता में। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारो फेरी, सकऊ मेरु मूसक जिमी तोरी। उपयुक्त में कौन सा रस है, हमें बताना है। तो कौन सा रस है दोस्तों? आंसर यहाँ पे है वीर रस। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम चौपाई। आंसर यहाँ पे डी बनेगा। अगला देखिए, 13-11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है, कौन सा छंद है? आंसर बनेगा दोहा। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का बनता है कि गर्व करऊ रघुनंदन जिन मनमाह, देखऊ आपन मूरतिसिय के छाह। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? आंसर बनेगा प्रतीत अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पटपित मानहु तड़ित रुचि, सुचि नमो जनक सतावड़। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर बनेगा हम लोग का बी, उपमा अलंकार है। अगला देखिए, मुनिपद कमल बंदी देव भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मुनि लोभा। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है? किस प्रकार का छंद है दोस्तों? तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? चौपाई है। आंसर यहाँ पे हम लोग का सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, जो जग हित पर प्राण निछावर है करत पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? उपयुक्त छंद जो है किस प्रकार के हैं? रोला छंद है। आंसर यहाँ पे सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, हमें गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये गद्यांश हमने बहुत बार ही पढ़ा है ना, अभी तक 29 सेट करा रहे हैं दोस्तों। लगभग आपको 20 बार तो मिल ही चुका होगा, 20 या 15 बार, लगभग में 15 या 20 बार मिल चुका होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इससे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटनी चाहिए आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ प्रश्न हम लोग का क्या है कि भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों के पके फल की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये सभी है, यमुना भी थी, गंगा भी थी और गोदावरी भी थी, है ना, कृष्णा नर्मदा भी थी। तो आंसर यहाँ पे डी बनेगा। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का जनरल इंग्लिश है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। देखिए सेंटेंस क्या है, हमारा फ्रेज क्या है इसमें, टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रेंट और डिफिकल्टी। आंसर यहाँ पे बनेगी क्या हम लोग का, आंसर बनेगी टू एक्सट्रीकेट। टू एक्सट्रीकेट मतलब होता है किसी कठिन या जटिल स्थिति से मुक्त होना, है ना। आंसर देखिए, आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द वर्ड
सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। क्या है सेंटेंस हमारा? अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा सोल। आंसर सी होगा। सोल का अर्थ क्या होता है? मछलियों का झुंड या समूह कह सकते हैं ना। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा? यू आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। आंसर बनेगी हम लोग का योर सेल्फ, है ना। यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन ए रिपोर्टेड स्पीच। तो सेंटेंस क्या है हमारा? आई सेड टू द बैंक मैनेजर आई हैव फॉरगेटन माई अकाउंट नंबर। आंसर बनेगी क्या यहाँ पे? आंसर बनेगी आई टोल्ड द बैंक मैनेजर दैट आई हैड फॉरगेटन माई अकाउंट नंबर। आंसर बी बनेगी। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? ऑल द डैश candidates who take the test will receive स्कोर कार्ड्स। आंसर बनेगा हम लोग का यहाँ पे एलिजिबल। आंसर डी बनेगा। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है हमारा आइटम? प्रोवाइड और ब्लूप्रिंट। प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, इसका मतलब होता है क्या दोस्तों? इसका मतलब होता है लिखित पूरी तरह से प्रस्ताव या फिर स्केम की जानकारी, है ना। तो आंसर इसमें बनेगी क्या? आंसर हमारा बनेगी बी, गिव और डिटेल्स प्लान और स्केम। आंसर बी बनेगी। अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस देखते हैं क्या है। स्पेशल बसेज विल फेरी स्टूडेंट्स टू देयर कॉलेजेस। देयर कॉलेज, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगी हम लोग की? आंसर बनेगी पैसिव फॉर्म, स्टूडेंट विल बी फ्राइड टू देयर कॉलेज इन स्पेशल बसेज। आंसर डी बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ दिस इज नॉट पंक्चुएशन मार्क। कौन सी पंक्चुएशन मार्क ये नहीं है? तो आंसर क्या बनेगी इसमें? आंसर बनेगी हैशटैग। ये पंक्चुएशन मार्क में नहीं आती हैशटैग, है ना। हैशटैग्स आपको पता होगा, कॉमा आती है, फुल स्टॉप आती है, क्लोन भी आता है ना। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? टू मच ऑफ टेलीविजन वॉचिंग कैन डैश द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड। आंसर क्या बनेगी यहाँ पे? आंसर बनेगा हैम्पर। आंसर ए होगा, हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है क्या दोस्तों? अवरुद्ध करना, रुकावट डालना मतलब, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन नीड्स गुड प्लानिंग एंड डैश। आंसर क्या बनेगा हमारा? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होगा। आंसर डी होगा यहाँ पे। कॉन्फिडेंस मतलब आपको पता है भरोसा, आत्मविश्वास, विश्वास, है ना। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन द मोस्ट डैश रिजल्ट ऑफ रिसेशन। आंसर बनेगा क्या हम लोग का? आंसर बनेगा ऑब्वियस। आंसर सी बनेगी, ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होना यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? सी डैश हर ब्रेथ सरप्राइज्ड बाय द सडनेस ऑफ द क्वेश्चन। आंसर बनेगा क्या? सडनेस, सडनेस ऑफ द क्वेश्चन। आंसर बनेगी हम लोग की कैच। आंसर यहाँ पे हो जाएगी बी, कैच। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? और डॉक्टर्स फर्स्ट कंसर्न इज द डैश हिज पेशेंट। आंसर बनेगा क्या? आंसर बनेगा विल बीइंग। और डॉक्टर्स फर्स्ट कंसर्न इन द विल बीइंग ऑफ हिज पेशेंट्स। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज अ अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए ये जो अंडरलाइन है स्विमिंग,
स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज टू गेन स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। तो आंसर बनेगा क्या दोस्तों? आंसर यहाँ पे क्या होगी? आंसर बनेगा नॉन फाइनाइट वर्ब और जीरंड। ये स्विमिंग जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी है और एक जीरंड भी है। अगला अगला प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज अ अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस? द टीकिंग क्लॉक अवेकेंड द गर्ल फ्रॉम हर सिएस्टा। आंसर बनेगा क्या दोस्तों यहाँ पे? अवेकेंड क्या होगा यहाँ पे? अवेकेंड जो होगा यहाँ पे फाइनाइट वर्ब होगा। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न की फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आइए देखिए सेंटेंस क्या है। वी डैश फॉर एन आवर नाउ। आंसर क्या बनेगा वेट के लिए दोस्तों? आंसर बनेगी यहाँ पे शैल हैव बीन वेटिंग। आंसर बनेगी ए। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ। अगला प्रश्न देखते हैं कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस? अ बंच ऑफ फ्लावर्स डैश नाइस। आंसर क्या बनेगी दोस्तों? आंसर बनेगी लुक्स नाइस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। प्रश्न देखते हैं। ही सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर बनेगा क्या? ही सेड दैट he said that he had lived there for a long time। आंसर बनेगी हम लोग का डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए सेंटेंस क्या है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। आंसर बनेगी क्या हम लोग का? आंसर बन जाएगी अबव द फ्लाई, अबव द क्लाउड। आंसर ये होगा। अगला देखिए अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, हमें क्या चेंज में करना है? हमें इस से चेंज करना है इन पैसिव वॉइस में। तो आइए सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा सेंटेंस है ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन इन द मॉर्निंग। तो आंसर हम लोग की क्या बनेगी? आंसर बनेगी टेलीविजन वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हिम इन द मॉर्निंग। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का गणित का आता है। तो देखिए गणित में प्रश्न क्या है। यदि 6x-1 माइनस 8x-5 इक्वल 7 है तो हमें x का संख्यात्मक मूल्य बताना है कि क्या होगा। संख्यात्मक मान बताना है इसका क्या आएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे सब दे ही दिया है कि इसमें से इसको घटाना है, बराबर में 7 दिया है तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 8x है, तो इसमें से घटाइएगा तो कितनी आ जाएगी आपको? -2x लिखिए इक्वल, ये भी माइनस है और यहाँ पे करिएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। यानी कि 5 में से एक जाए, 5 में से एक गया तो 4 बचेगा। 4 इधर आपका क्या है? माइनस में आ गया। ठीक है, माइनस में 4 और इधर जो है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस में आ जाएगा। ये 4 हमारा प्लस में, ये 7 इधर पहले से, यानी इधर में क्या हो गया? 3 हो गया। ये जाके इधर घट जाएगा तो 3। अब x इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा आपके पास 3/2। तो आंसर हमारा x का वैल्यू -3/2, ऑप्शन नंबर ए निकल गया। अगला प्रश्न देखिए। यदि 13x² बराबर 17² - 9 का होल स्क्वायर, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोस्तों। ये 17 का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे है a और इसको b मान लेते हैं। a² दिया हुआ है और -b²। इसका फॉर्मूला पता है कि एक होता है a+b और एक होता है a-b। इस पे भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे भी, यदि इसका पता है 289 होता है और 9 का 81 होता है, इसमें से भी घटा के आप निकाल सकते हैं। जो आपको सुविधा पड़ती है वो घटाइए। तो हमको पता है इसलिए हम यहाँ पे सीधे घटाते हैं। इसमें से घटाइए 8, ये 0 और ये 200। अब इसको 2 हम लोग 13 से काट देंगे। 13 से काटिए कितने टाइम्स में कटेगा? 16 टाइम में। और 16 का होल स्क्वायर कीजिए, 16 का रूट चढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा? 4। आंसर हम लोग का बन जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है ना। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2800 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा, ये हमें बताना है। तो ये कितना राशि का लाभ होगा आपको पता है दोस्तों कि अमाउंट बराबर
जो आपको पहले से ही पढ़ते आए हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर n होता है। बस इसी पे फॉर्मूला पे बनाना है। आपके पास प्रिंसिपल दिया है कितना, 2800 रुपया दिया हुआ है, बस इस पे बनाते हैं हम लोग। और हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कि नहीं, नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है, तो आइए इसको निकाल लेते हैं हम लोग। 28 120 हो जाएगा, 20% है, बट्टा 100 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस फिर 2800 करेंगे। यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं 2800 को वैसे, ठीक है ना। सीधे हम लोग SI निकाल रहे हैं, तो ठीक है। 2800 गुने यहाँ पे 100 प्लस सीधे 120 करिए, 120/100, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करिए तो आपके पास आ जाएगा 2800 गुने 6/5, और ये आ जाएगा आपके पास 11/5 आ जाएगी, ठीक है। अब इसे हम लोग काटते हैं, काटिएगा तो आपके पास 7392 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 7392 आ गए। तो अब हम इंटरेस्ट जब निकालेंगे, इंटरेस्ट बराबर ये जो मिश्रधन होता है हमारा, इसमें से घटा देंगे मूलधन को 2 टाइम्स है, तो 28 दूना 56, 5600 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1792। आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, एक वयस्क के टिकट का मूल्य जो है 1000 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 है। दो वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क है और 5 बच्चे हैं तो समूह के कितने छूट मिलेगी, यह हमें बताना है। समूह को कितना छूट मिलेगा, 17 वयस्कों के साथ कुल जो है 17/2 यानी कितना, 8.2 आ गया 17 वयस्कों के साथ, है ना। अब देखते हैं कि 8 बच्चे निःशुल्क जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल छूट कितना होता है, 5 बच्चों का टिकट मूल्य के बराबर हम लोग लिखेंगे 5 गुने 500, यानी आएगा 2500। और कुल टिकट का मूल्य कितना है, 17 गुने 1000 प्लस 5 गुने 500, जो 2500 आया है मेरा। सभी को ऐड करते तो कितना आ जाएगा, 19,500। अब हमें निकालना है छूट, 2500 बटा 19,500 जो आया है गुन्ने 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब इसको काट के देखिए तो आंसर आपके पास आ जाएगी 12 दशमलव समथिंग आएगा, 12.82 आएगा। आंसर बनेगा हमारा सी। यदि -3x -11 x प्लस पी और 5x प्लस 7 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान हमें बताना है। तो आइए बता के देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे हमारे पास d निकाल लेते हैं, क्या है, x प्लस पी में से घटा दीजिए -3x -11 को घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 7 माइनस x प्लस p आ जाएगा। अब आपके पास दिया हुआ है कि x प्लस p प्लस 3x प्लस 11 इक्वल में है आपके पास ये इतना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए तो ये माइनस में, और इसे कीजिएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा जब ब्रैकेट हटाइएगा तो अब इक्वल में रख देते हैं इसको। 5x प्लस 7 माइनस x माइनस पी हो गया, इसके इक्वल में ये आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पे कि p बराबर क्या आएगा, क्योंकि x तो कट जाएगा, यहाँ पे 3 और 1 ये 4 हो रहा है, यहाँ पे इसमें से घटेगा तो ये भी 4, तो यानी सीधे यहीं पे काट दीजिए इसको, x तो मेरा कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए ये 3 और यहाँ पे 11, तो 11 3 कितना हो गया 14, यहाँ पे है 7, तो ये जाके उधर घट जाएगा, यानी आंसर यहाँ पे क्या आ गई 14 आ गई। और ये था इधर में प्लस में तो उधर आ गया, तो माइनस माइनस में माइनस माइनस प्लस यानी 2p हो गया। यानी p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, p का वैल्यू जो आ गया यहाँ पे देखिए 2p इक्वल 7 माइनस 11 होगा, p इक्वल -4/2 करेंगे, यानी p का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। तो p का वैल्यू -2 आ गया, हमें p का ही तो वैल्यू निकालना था कि p का मान क्या होगा, तो आंसर हमारा d आ गया। अगला प्रश्न देखिए कि एक दुकानदार जो है 1190 रुपया प्रति केजी की दर से अखरोट बेचता है और 10% हानि वहन करता है। अब उसने 1249.5 प्रति केजी से बेचने का फैसला किया, तो उसका क्या परिणाम होगा हमें बताना है।
तो अखरोट का जो क्रयमूल्य है दोस्तों कितना है, 1190 रुपये। 10% हानि पे बेच रहा है, तो 1190 और गुन्ने 100/90 करेंगे, काटिए। तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे हम काटते नहीं, इसको लिख देते हैं, एक जीरो से एक जीरो सिर्फ काट के छोड़ देते हैं, बाई 9 हो जाएगा। इतना रुपया क्या हो गया, ये अखरोट का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, सीपी आ गया। तो ये इधर बना देते हैं, यहाँ पे सीपी हमारा निकल गया अखरोट का। अब हानि जो हो रहा है हमारा कितना, इतना ही पे हो रहा है, बट्टे 9 माइनस 1249.5, घटाइएगा तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 654.5/9 आ जाएगा। अब हानि परसेंट निकालना है हमको, तो हानि दिया हुआ है, तो पहले रखते हैं 654.5/9 गुन्ने 100 क्रय मूल्य डालेंगे हम लोग, तो 11,900 डालेंगे बट्टे 9। अब इसे काटते हैं, तो काटिएगा तो इससे ये कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, इसको काटिएगा तो आंसर कितनी आएगी आपके पास, 654 बच गई 5, और यहाँ पे बच गया आपके पास 119, क्योंकि 2 जीरो से मैंने काट दिया था। अब इसे काटिएगा तो आंसर आपके पास आ जाएगी 5.5 आएगी। तो आंसर हमारा कितना बन गया, 5.5% की हमें क्या हो गई, हानि हुई है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु है। तो डी डी जो है बीसी के समानांतर है। यदि ए डी डी बी और डी ई की लंबाई क्रमशः 9 और 6 सेंटीमीटर है, तो 5.4 सेंटीमीटर है, तो बीसी की लंबाई हमें निकालना है। तो आइए निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। आपसे निकल गया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। पहले तो आप फिगर से ड्रॉ करके आपको समझा देते हैं। ये है ए, ठीक, ये है बी और ये है सी। इसका नाम है डी और इसका ई है। सबका वैल्यू दिया है, इसका 6 और इसका 9 दिया हुआ है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। तो ये डी ई जो है बी सी के पैरेलल है यहाँ पे, और ट्रायंगल ए डी ई जो है ए बी सी के हमारा क्या है, समरूप है। तो हम लिख क्या सकते हैं कि ए डी बाई ए बी बराबर डी ई बराबर डी बटा बी सी लिख सकते हैं ना। बस वैल्यू रखते हैं यहाँ पे और बी सी का वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए रख के देखते हैं यहाँ पे, 9/9 + 6 हो जाएगा, इक्वल 5.4 दिया है बट्टा बी सी। ठीक है, तो बी सी बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, 5.4 गुन्ने 15/9। इसको काटिए, इसको डेसिमल आइए पे 6 टाइम में 30 जीरो, यानी आंसर कितनी आ गई हमारे पास, 9। 5.4 मल्टीपल 15/9 को काटिएगा तो आपके पास आएगी 9 सेंटीमीटर है ना। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा बन क्या रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जा रहा है, 9 सेंटीमीटर बी सी। अगला देखिए, एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जिसके कोण का माप 30 डिग्री है। उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई क्या है, जिसके कोण की माप जो है 60 डिग्री है। तो आइए निकाल के देखते हैं कितना डिग्री आ रहा है उसका, कितना उसकी लंबाई आ रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करा। ठीक, अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो है हमारे पास यहाँ पे एक जो एंगल कितनी है, 60 डिग्री, और ये जो है 30 डिग्री। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री कन्फर्म है। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, tan 60 बराबर ए बी बाई बी सी होगा। देखिए यहाँ पे नाम डालते हैं ए बी और सी, ए बी बाई बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा का। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू √3 होता है 60 का वैल्यू, और ए बी तो दिया नहीं है, बी सी दिया है हमारा 12। तो यहाँ से ए बी नहीं निकल जाएगा हमारा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 12√3 हो जाएगा कि नहीं, 12√3 सेंटीमीटर है। तो 60 के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या आएगी, 60 के सामने वाली भुजा की लंबाई हमें निकालना था, तो 12√3 आंसर क्या बनेगी हमारा, 12√3 ऑप्शन नंबर बी बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन दिया हुआ है 13,860 घन सेंटीमीटर है। यदि उसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है बेलन का क्या होता है दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि नहीं पता है तो
इसे याद कर लीजिए, फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आइए हम लोग इसको बनाकर देखते हैं। यहाँ पे 2 पाई आर मतलब ये वृत्त का परिधि है दोस्तों, ठीक है, इक्वल 132 दिया हुआ है। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा मेरा 21 निकल जाएगा, काटिएगा तो ठीक है। अब जो है बेलन वस्तु का बना हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हमारा आयतन होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है कितना, 13,860 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। तो एच निकालिएगा दोस्तों, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा, यहाँ से इधर आ गया, तो एच का वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगा। काटिएगा तो सॉल्व करिएगा तो आंसर, ठीक है ना। तो हमें वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, हमें तो एच भी निकल गया। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है ना। सबका वैल्यू निकल चुका है, सभी का वैल्यू रखिए 132, हम सीधे रखते हैं 2 पाई आर, क्योंकि दिया था 2 पाई आर का वैल्यू और एच का वैल्यू 10, यानी कैलकुलेट कीजिएगा तो 1320 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 1320 वर्ग सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है कि क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले तो हम देख लेंगे कि क्या दो भुजाओं के होल स्क्वायर के बराबर, क्या एक भुजा के होल स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो देखिए 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, और इसको कीजिएगा 25, क्या आ रहा है 25, बिल्कुल 25 आ रहा है। मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसको काटिए 2 टाइम्स में यानी 6। आंसर क्या बनेगा हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचते समय 40% तथा 25% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि वह इस वस्तु के 405 रुपया प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में हमें बताना है कि क्या होगा। तो अंकित मूल्य क्या होगा, आइए निकाल के देखते हैं अंकित मूल्य क्या होगा इसका। मार्क प्राइस जो है हमारा, मार्क प्राइस गुने 100 - 40, सीधे यहाँ पे हम लोग 60 लिखते हैं। 100 - 40 यानी 60/100 गुन्ने 100 - 25 यानी 75/100 बराबर कितना दिया है हमारा 405 दिया हुआ है ना। 405 रुपये प्राप्त करता है। तो मार्क प्राइस बराबर कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस बराबर आपकी हो जाएगी 405, 405 गुन्ने, ये उल्टा हो जाएगी 100 गुन्ने 100, और नीचे में आ जाएगी 60 गुन्ने 75। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, काटिएगा तो इसके आपके पास आ जाएगा 900। मार्क प्राइस जो आ जाएगी 900 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा इसमें सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 40% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितना प्रतिशत में बेचना चाहिए, कितना में बेचना चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपकी ऑप्शन है, तो आइए देखते हैं कितना में बेचना चाहिए, इसको बना के देखते हैं। तो हमें सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर 480 दिया हुआ है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है, गुन्ने लाभ हो रहा है 140 रुपया हो जाएगा, बट्टा 100 करेंगे। लाभ हो रहा है और यहाँ पे हानि भी हो रहा है, तो बट्टे में सीधे रखते हैं 80, क्योंकि 100 दोनों तो कैंसिल हो ही जाएगी। तो यहाँ पे रखिए 480 और इसको काटिए 2 जीरो से, इसको काटिए 7/4 आ जाएगी, 7/4, इसको काटिए 120, 12 7 जा 84, 84 और एक जीरो है, यानी 840 रुपये में उसे क्या करनी होगी, बेचना चाहिए। तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि tan थीटा बराबर a/b, तो a इंटू साइन थीटा माइनस बी इंटू कॉस थीटा बट्टा a इंटू साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा का हमें मान क्या होगा, यह हमें बताना होगा। तो इसका रेशलाइज करके बना सकते हैं दोस्तों। tan का वैल्यू दिया है तो साइन बाई कॉस कर सकते हैं इसका, साइन बाई कॉस, साइन का वैल्यू ए और कॉस का वैल्यू बी आ गया, इसमें वैल्यू रख के बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। रेशलाइज करिएगा तो इसका आंसर बता देते हैं आपको। ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी हमारा दिया हुआ है, क्योंकि ये साइन माइनस कॉस दिया हुआ है, तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए तो पहले से साइन का वैल्यू हमारा निकल गया है, a/b रखते हैं, ठीक है, माइनस बी बट्टा a इंटू b/b प्लस बी, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करिए तो a² माइनस b² और यहाँ पे a² प्लस b² आएगी। तो हम यही तो निकाला था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगला देखिए, यदि cos x प्लस cos² x
बराबर 1 है, तब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x का हमें मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इक्वल में 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉस एक्स है, ठीक। अब कॉस एक्स इक्वल हमारे पास इतना जब आ गया है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स को हमें निकालना है साइन स्क्वायर प्लस साइन के पावर 4x बराबर यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, बी। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, खेल के किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 230 वर्ग मीटर है। अगर इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुना से 3 मीटर अधिक है तो परिमाप क्या होगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया हुआ है कि आयत की मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 230 मीटर स्क्वायर है। चौड़ाई हम x ले लेते हैं, हमारा लंबाई कितना है 2x प्लस 3, क्योंकि 2 गुना से कितना 3 अधिक बढ़ रहा है, तो इसे हम ब्रेथ कर लेते हैं और लेंथ जो है हमारा 2x प्लस 3 हो जाती है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों, आपको क्षेत्रफल पता है एल बी होता है, एल बी बराबर 230 दिया हुआ है। तो एल का वैल्यू रखिए 2x प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू x बराबर 230। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। एक 10 आएगी क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड बन जाएगा एक, तो एक 10 आएगा, एक आएगा -23/2 आएगा। ये दो आपके पास x की वैल्यू आएगी। तो हमें जो आयत की लंबाई या चौड़ाई जो भी आई, क्या माइनस में हम उसको इंडिकेट करते हैं, नहीं, तो ये तो ऑप्शन लेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा 10 होगा, ठीक है। तो हम x का वैल्यू जब 10 ले लिए तो हमें चौड़ाई 10 निकल गया, तो लंबाई कितना हो गया, 10 दूना 20 3 23। तो हमें देखिए लंबाई जो हो गया 23 और चौड़ाई जो हो गया हमारा 10 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो आइए परिमाप निकालते हैं। आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है। रखिए इसको, 2 और एल की वैल्यू 23 और प्लस 10, 33 अदुन्ने यानी कितना हो जाएगा 66 मीटर या सेंटीमीटर होगा, मीटर में है तो मीटर होगा। आंसर बनेगा हम लोग का यहाँ पे बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस ए एक्स प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है तो a का हमें मान निकालना है। तो a का मान क्या होगा, तो आइए इसको a का मान हम निकाल के देखते हैं। यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है हम मूल बराबर होगा, यानी आपको पता होगा ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। बस इसी पे आपको रखना है और इसका गुणनखंड करके निकालना है। b का वैल्यू रखना है, फिर a और c का वैल्यू रखना पहले इस गुणनखंड को ये करके सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। तो देखिए इस समीकरण को जब सॉल्व करिएगा ना तो आपके पास ये आएगा। देखिए देखिए जो हमारा मूल बराबर है ना, तो इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a तो ये है, तो इसके आगे क्या है लिख देते हैं। a का वैल्यू आपके पास 1 आ गया, प्लस में है, माइनस में नहीं, प्लस में है। और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -2 इंटू 4 प्लस a होगा, ये वाला, ठीक है। ये हमें b का वैल्यू हो गया। अब c का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो c का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4। बस इतना को लेके आपको बना देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे इक्वल 0। सभी का वैल्यू मैंने लिख दिया, तो सॉल्व करिएगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों, आंसर जो आएगी 2 या तो -10 आएगी, है ना। आंसर बी बनेगी। अगला देखिए, शक्कर का भाव जो है 25% बढ़ जाने पर एक परिवार शक्कर के उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती कर ले जिससे शक्कर पर खर्च किए जाने वाला धन जो है अप्रभावित रहेगा। तो कितना उसे ये जो है शक्कर पे खर्च किए जाने वाला धन अप्रभावित रहेगा, कितना कटौती कर लेगा। तो ये देखते हैं कितना कटौती वो कर लेगा। पहले 25% वृद्धि होता है, ठीक है, पहले 25%, तो यानी 125 रुपये में क्या 100 kg शक्कर ले सकता है। तो आइए 1 रुपये में हम लोग लेते हैं 100/125, तो 100 रुपये में कितना ले लेगा, 100 रुपये में ले लेगा 100/125 गुने 100 हो जाएगा, काटिएगा 25 25 25 चौका 5 से काटिए 20, यानी 20 चौका 80 kg खरीदेगा। तो खर्च में कटौती जो होगी 100 थी, अब हो गई है 80, घटाइए तो यानी 20, तो हमें 20 kg
यानी परसेंट में हमें फाइंड करना था, तो कितनी परसेंट की, 20% की हमें कटौती करनी होगी। ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा यहाँ पे ए नंबर बनेगा 20%। प्रश्न देखिए, वह समीकरण जिसके मूलों का मान समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल का दोगुना है होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपको पता है क्या कि मूलों का मान जो होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर बाई 2 नहीं ए होता है, ये होता है मूलों का मान। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, बस इसी को निकालना है ना। यहाँ पे एक या एक प्लस वाला रखेंगे और एक सेम यही लिखेंगे और बस एक माइनस वाला रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दोनों का निकालेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगी वो कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल 0 होगा। आंसर ए बनेगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए कि 0 केंद्र वाले वृत्त में पी आर व्यास है, उसी वृत्त पर कोई अन्य बिंदु क्यू है। यदि पी ओ क्यू बराबर 40 डिग्री, तब एंगल पी आर क्यू का हमें मान बताना है कि क्या होगा। यहाँ पे एक वृत्त है, ये एक व्यास हो गई, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री बनता ही बनता है। तो यहाँ पे बताना है पी ओ क्यू, यहाँ पे डालते हैं क्यू पी ओ आर, पी ओ क्यू मतलब ये बोल रहा है कि 140 है, ठीक है। यहाँ पे 140 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जितना भी आएगा उतना ही तो ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे और ये क्या है, दोनों हमारा त्रिज्या है, तो इक्वल तो बनाएगा ही बनाएगा एंगल। तो देखिए वृत्त जो है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो पी क्यू आर जो है हमारा, पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है कितना का फॉर्मेशन करेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ओपी बराबर ओ क्यू होगा, ओपी बराबर जो है हमारा, ओपी बराबर ओ क्यू होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, आर है इस कारण होगा। तो एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू ये हमारा जो एंगल है, यहाँ पे जो ये एंगल है ओ क्यू पी, ओ क्यू पी इसके इक्वल में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों हमारा क्या है, त्रिज्या है, ये और ये वाला दोनों त्रिज्या है, इस कारण ये और ये इक्वल आ गया। तो ये 140 दिया हुआ है, तो अब 140 जो है हमारा, एक त्रिभुज में एक एंगल 140 आएगा, तो ये और ये दोनों बराबर है, तो यानी ये कितनी होनी चाहिए, मतलब दोनों का योग 40 डिग्री, यानी ये 20 और ये 20 होनी चाहिए, तभी तो होगा 180 तीनों का सम। तो हमारे पास 40 निकल गया, ठीक है। अब हमें जो निकालना है, हमें निकालना है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर निकाला था, तो 140 में से कितना घटा दे, 40 डिग्री, 180 में से हमें घटा देना है 40, तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ये हमारा निकल गया क्या, क्यू ओ आर निकल गया, ठीक। क्यू ओ आर 140 निकल गया। अब हमें आना है ओ क्यू आर त्रिभुज में, ओ क्यू आर त्रिभुज में आएंगे तो तीनों का सम 140 होता है, जिसमें आपके पास दिया है एंगल पी आर क्यू का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस में 140 का वैल्यू दिया है, प्लस 20 इक्वल 180, ठीक। तो हमें एंगल पी आर क्यू का वैल्यू कितना निकल जाएगा, पी आर का वैल्यू निकल जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 में से 160 घटाई दी, आंसर आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4 है, तो 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 से अनुपात क्या होगा हमें बताना है। तो आइए इस अनुपात को हम लोग निकाल के देख लेते हैं। अनुपात इसका यदि निकालिएगा, ये तो आपको पता है, इसे बोथ साइड स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करके ही बनाइएगा, बहुत ही सिंपल बनेगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3:2 के रेशियो में आएगा ना, अनुपात जो आएगा 3:2 के रेशियो में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे एक समकोण दिया है, समकोण समद्विबाहु मतलब ये एक जितना होगा 90 और इस दोनों का सम एक ही होना चाहिए, यानी ये 45 और ये भी 45 ही होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना, 676 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है ये वाला कर्ण की लंबाई, ये इसी को कर्ण बोलते हैं, एसी हमें निकालना है। तो आइए एसी को हम लोग निकाल के देखते हैं, क्योंकि ये और ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये इतना पता है कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज
सम कौन समद्विबाहु है ना। तो आइए निकाल के देखते हैं। ए सी बराबर सीधे लिखते हैं, इसका वैल्यू ए रखेंगे तो इसका भी वैल्यू ए ही होगा, दोनों का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2a²। यानी क्या हो जाएगा 2a हमारे पास आ गया रूट में, ए बाहर आ जाएगा यहाँ पे, √2 इतना आ गया हमारे पास ए सी। ठीक है, ये ए सी निकल गया। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है, आधार गुने ऊंचाई 1/2। आधार क्या है, एक माने है, ऊंचाई क्या माने, एक ए ही था, बराबर क्या था हमारा, कितना है 676। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a², इधर जाके ये मल्टीपल हो जाएगा 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 676 मल्टीपल 2। अब इसका वैल्यू हमें तो पता है कितना है, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाएगी तो रूट में, इसको रूट चढ़ा दीजिए तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 26, और रूट में रह जाएगा √2। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 26, √2 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई आपको √2 और गुन्ने ए दिया हुआ है तो √2 तो √2 रखेंगे ही, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 26 √2, तो √2 से √2 2 हो जाएगा, मल्टीपल 26 यानी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 52। तो आंसर हम लोग का बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि x⁴ प्लस 16/x⁴ इक्वल में दिया है क्या 27,217, मतलब 27,217 दिया हुआ, जहाँ पे x बोल रहा है कि बड़ा होगा 0 से, तो x प्लस 2/x का हमें मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए आइए इसको निकाल के देख लेते हैं क्या आएगी आंसर। यहाँ पे जो दिया हुआ हमारे पास x² प्लस 4/x² लिख सकते हैं, क्योंकि 16 है तो इसको कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हैं ठीक, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इतना लिख सकते हैं क्या, क्योंकि a² प्लस b² को आप फिर से ब्रेक करिएगा तो आपके पास आ जाएगी x⁴ और प्लस 16/x⁴, इतना बराबर दिया हुआ है आपके पास कितना 27,217 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये x² से x² कैंसिल, तो x² प्लस 4/x², ये 2 और 4 यानी कितना हो जाएगा -8, यानी इधर आके ऐड हो जाएगा, +8 कर देते हैं सीधे, इक्वल में +8 27217 को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगी 27225, ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं, या फिर a प्लस बी का होल, a² प्लस b² है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x लिखेंगे, इक्वल में हमारा जो है ये रूट अंडर उस पर चला जाएगा तो उसका वैल्यू होता है 165। ठीक है ना, जो हमारे पास है 27225, जो वर्गमूल होता है ये कितना आता है 165, बराबर में 165, ये x से x कैंसिल, यानी 2 2 4, ये 4 माइनस में है यानी इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कितना 169 जो है हमारे पास क्या आ गया। अब इसका स्क्वायर इस पे फिर चढ़ा देंगे यानी 13 आ गया, तो x प्लस 2/x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई 13, तो आंसर हमारे पास बन क्या गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि दिया हुआ हमारे पास x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5,008 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज दर x प्लस 2.6% हो जाए तो संशोधित परिपक्वता राशि हमें ज्ञात करना है। तो ये इसको निकाल के देख लेते हैं कितना आ जाएगी राशि, x इक्वल 5,008 माइनस 4,000 बट्टे 4,000 गुने 3 होगा, ऊपर में 100 से मल्टीपल। ठीक, ये परसेंटेज में सीधे हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसको करिएगा तो आपके पास 1,008 आएगा, घटाइएगा तो बट्टा में यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 ऊपर कैंसिल कर देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी 4,000 था, ये 2 0 था, इसमें से 2 0 कैंसिल, 4 3 12 यानी हो जाएगा आपके पास 120। ठीक है, अब इसे काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा 8.4%। तो नया हमें दर निकालना है, नया रेट निकालना है, नया रेट जो है x प्लस 2.6 है, x की वैल्यू 8.4 आया है, प्लस 2.6 इक्वल 11% आएगी। तो नया हमें मिश्रधन निकालना है, अमाउंट इक्वल जो होगा 4,000 मल्टीपल 100 प्लस
33, 11×3 = 33 बट्टा 100 हो जाएगा। 4020 से 20 कैंसिल, 40 × 133, इसको मल्टीपल कीजिए, 5320 रुपये आ जाएगी मिश्रधन 5320। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। अगला दिया है कि एक यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज, इसमें एक्स का हमें वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आपको पता होगा क्या, इसका 9th क्लास में हम लोग पढ़ा होगा कि जो बाह्य कोण की एक कोण होती है ये दो अंतः अभिमुख कोण के बराबर होती है। तो 48, यहाँ पे 48 + x = 130 होगी। तो x इक्वल क्या होगा, 130 में से आप 48 घटा लीजिए, आंसर आपकी आ जाएगी 28, यानी 82 डिग्री होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपकी डी राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, यदि युगपद समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 के आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय का हल होगा। समीकरण निकाय का हल क्या होगा, अनगिनत हल होगा। आंसर क्या बनेगा, सी, क्योंकि a1/a2/b1/b2 = c1/c2, इसके क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। अगला प्रश्न देखिए कि विज्ञान का है। विज्ञान में क्या है, दिया हुआ है क्रिप्टॉन का और रूबिडियम का दिया हुआ है। ये इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, देखिए दोस्तों, इसे कहेंगे, देखिए इसका जो है वैलेंसी दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दिया है दोनों का। तो इसे हम लोग बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है। न्यूक्लियॉन जो है किसके लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। अगला देखिए, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं। किस प्रकार का वहन करता है, ऋणात्मक करता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। सजावटी पौधा है। सजावटी पौधा कौन है, तो देखिए सजावटी पौधा इसमें जो है कैक्टस है। आंसर डी बनेगा कैक्टस। औषधि पौधा कौन है, औषधि पौधा इसमें नीम को कहते हैं। अगला देखिए, खाद्य उत्पादक पौधे कौन है। खाद्य उत्पादक पौधा इसमें मकई है। आंसर ए बनेगा। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है। कोशिका में सूत्रकणिका का कार्य क्या है, ऊर्जा पैदा करना। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका द्रव में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31, 31 निकलता है। मनुष्य में मेरुदंड 33 से 31 तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसे हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं। यह हमारे पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन में मेंडुला ऑब्लिगेटा भाग से होकर मेरुदंड के बीच में स्थित नाल से होकर गुजरती हुई रीढ़ के संपूर्ण लंबाई में स्थित होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है इसका। आंसर डी बनेगा न्यूरॉन। प्रत्यवर्ती क्रिया के संचालन केंद्र कहाँ है, मेरुदंड है। निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक उत्पादन इसके तने से होता है, आलू का है। आलू तने का है भाग। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है, राइबोसोम किसकी सतह पर होता है। आंसर बनेगा सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। आंसर बनेगा सी। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कौन करता है यहाँ पे। आंसर बनेगा यहाँ पे डी, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा होगा। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए कि स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव जो है Hg के mm में कितना होता है, 120 होता है। आंसर यहाँ पे हमारा ए बनेगा, 180 होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो डायस्टोलिक दबाव जो होती है 80 तथा सिस्टोलिक दबाव जो होती है 120 होती है ना। तो हमें डायस्टोलिक बताना है, सिस्टोलिक नहीं, तो आंसर यहाँ पे ए बनेगा।
अगला बताइए, कौन से रंग की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर होती है? किस में होता है? नीला में। आंसर बी होगा। अगला देखिए, कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। सामाजिक विज्ञान में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी चोटी है? K2 है यहाँ पे, K2 गार्डविन आस्टीन नाम से जाना जाता है। भारत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है। एवरेस्ट नेपाल जो में है सबसे ऊंची है, 8,850 मीटर है। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, लीना नदी है यहाँ पे। लीना जो है साइबेरिया की 3 महान नदियों में से एक है जो 4,472 किलोमीटर नीला की जो है बहाव दक्षिण से उत्तर में है। डेन्यूब का बहाव जो है दक्षिण से पश्चिम में है। डेन्यूब दूसरी नदी हुई, यहाँ पे लीना की बात किया जा रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? सबसे विश्व की गहरी झील जो है यहाँ पे बैकाल झील है। बैकाल झील किस देश में है? तो यह है रसिया में है। निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे अधिक पानी बहता है? किस नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? तो आंसर ये बनेगा अमेजन में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी जानी जाती है अमेजन को। कालीमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। कालीमंजारो ज्वालामुखी जो है तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका के तंजानिया देश में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? मतलब कि बताना है कौन सा विकल्प जो है ऐतिहासिक कालानुसार रूप से ठीक है। तो कौन सा ठीक है इसमें? आंसर बनेगा सी, हुमायूं के बाद हुमायूं के बेटा अकबर, उसके बाद जहांगीर इसका बेटा, उसके बाद शाहजहां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बनेगा। और हुमायूं जो है ये किसका बेटा है? हुमायूं जो है ये बाबर का बेटा है। ठीक है। अगला देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ पे है? हमें बताना है सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बनेगा। अगला देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में है। आंसर बनेगा डी, सिकंदरा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में है गोलकुंडा। निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? कौन बदला था? मोहम्मद बिन तुगलक बदला था। ऑप्शन ए बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पे है? रामागुंडम बांध जो है कौन से नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। ऑप्शन बी बनेगा गोदावरी, तेलंगाना के करीमनगर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का गम कहते हैं या शोक कहते हैं? तो किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आग का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी होगा। ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद जो है यहाँ पे किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा उज्बेकिस्तान। ताशकंद है। और तुर्कमेनिस्तान का क्या है? तुर्कमेनिस्तान का है, तुर्कमेनिस्तान का इस्काबात, इस्काबात होगा। और कजाकिस्तान की क्या है? अस्ताना है। और ताजिकिस्तान का दुशानबे। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो किस देश के वासी थे? मार्को पोलो जो है किस देश के वासी थे? इटली के वासी थे। पाइथागोरस थे कहाँ के रहने वाले? पाइथागोरस थे यूनानी। आंसर सी बनेगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? सबसे छोटे भाग को एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं उसे। निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था? कौन पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाए थे? मैगलन लगाए थे पूरे पृथ्वी का चक्कर 1480 से 1521 ईस्वी में समुद्र मार्ग से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए थे, पहला व्यक्ति थे। अगला है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। आंसर यहाँ पे सी बनेगा। इनमें कौन सा वृक्ष जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में कौन पाया जाता है? चेस्टनट पाया जाता है। आंसर ए बनेगा चेस्टनट। अगला देखते हैं हम लोग, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता जो है रीजनिंग। इसमें देखिए निष्कर्ष दिया है, कथन दिया है हमारा, कथन निष्कर्ष। कुछ पुस्तकें जो है खिलौने हैं, कोई खिलौना जो है लाल नहीं है। तो आइए देखते हैं बनाकर इसका। यहाँ पे जो हमारा बनेगा डायग्राम की कुछ पुस्तकें क्या है, कुछ हम पुस्तकें मान लेते हैं।
कुछ पुस्तकें खिलौने हैं, ठीक है। ख लिखते हैं इसका, कोई खिलौना लाल नहीं है, तो यहाँ पे लाल डाल देते हैं, ठीक है, लाल नहीं। कुछ पुस्तकें लाल हैं, कुछ पुस्तकें लाल हैं, नहीं। कुछ खिलौने पुस्तकें हैं, कुछ खिलौने जो हैं क्या पुस्तकें हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है, मतलब सिर्फ 2 ही सही है, तो आंसर यहाँ पे बनेगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक लड़की का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरे पिता की बेटी है, तो वह लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, एक लड़की का परिचय कराते हुए एक आदमी बोला, यहाँ पे मैन डाल लेते हैं और एक गर्ल डाल लेते हैं, ठीक है। लड़की का परिचय कराते हुए आदमी ने कहा वह मेरे पिता यानी इस जो आदमी के पिता जो हैं की बेटी, ठीक है। पिता की बेटी यानी इसकी बहन हुई, बेटी की बेटी यानी इसकी भांजी हुई, तो वह लड़की आदमी से कैसे संबंधित है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा, भांजी। अगला प्रश्न देखिए, वह आरेख चुनना हमें, भोजन, सब्जियां और सेब। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जियां और सेब दोनों क्या है, भोजन के लिए है, तो आंसर यहाँ पे ए बनेगा। अगला देखिए, उस संख्या का चयन करना है जो खाली स्थान पे फिल करता है, 432 से 413, उसके बाद 396, तो अगली संख्या क्या आएगी, उसके बाद 368, 357, 348, तो कौन सी संख्या आनी चाहिए यहाँ पे। तो देखिए इसमें सभी में एक ऑड नंबर घट रहा है, 432 में 413 घटाएगा तो -19, इसमें से घटाएगा तो -17, तो इसमें से हम क्या घटाएंगे, -15, -15 घटाएंगे, देखिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आएगी, 381 आ जाएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जो हमें खाली स्थान पे आने वाला है, तो 14 से 49, तो अगली संख्या क्या आने वाली, 14 से 49 पे अगली संख्या क्या आएगी, तो देखिए 14/2 का होल स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं, यानी इसको काटिएगा, यानी 7 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 14, वैसे ही सेम यहाँ पे आगे करते हैं हम लोग, सेम यहाँ पे 256 आया है, यानी कितना, यहाँ पे हम 32/2 का होल स्क्वायर करते हैं, यानी 16 का होल स्क्वायर 256, तो आंसर हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे 32 बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न 4 शब्द में से 3 किसी न प्रकार समान है, तो एक असंगत है, उस असंगत को हमें चुनना है। देखिए तो असंगत इसमें कौन सा आ रहा है, मॉनिटर जो है असंगत है, नहीं तो कीबोर्ड, स्कैनर और माउस जो है ये सभी संगत है। ये क्या है हमारा, सभी जो है इनपुट है, लेकिन ये मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दिए गए आकृति में त्रिभुज आप काउंट करिए कितना है, इसमें काउंट करिएगा तो आपके पास त्रिभुजों की संख्या टोटल आ जाएगी 17, राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, 17 आ जाएगी। यहाँ पे दिया है कूट भाषा में क्या है, एप्टीट्यूड को कुछ लिखा जाता है, उसी भाषा में एटीट्यूड को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे एप्टीट्यूड जो है, इसे पहले तो पूरा काउंट करिए कि कितना है, और माला के क्रम के अनुसार इसे सजा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सजा दिया गया है वर्णमाला के क्रम के अनुसार, तो एप्टीट्यूड जो है हमारा ADEIPTTU, यहाँ पे देखिए ABCDE, फिर आई, मतलब क्रम में सजाया गया, जो ABCD होता है उस क्रम में लिखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एटीट्यूड है, बस इसको भी हम क्रम में लिख लेते हैं, सबसे पहले आता क्या है, ए आता है, इसके बाद क्या आएगा, ए के बाद इसमें आएगा डी, तो डी लिखिए, इसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई लिखिए, इसके बाद आएगा आई, इसके बाद आएगा डबल टी आएगा, क्योंकि टी ही आएगा, उसके बाद आएगा लास्ट में यू, है ना। तो आंसर देखिए ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कथन दिया हुआ है और तर्क भी दिया हुआ है ना, तो कथन आइए और तर्क हम लोग पढ़ते हैं क्या है। कथन हमारा है कि सरकार की सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। तर्क क्या है इसका, हाँ, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों कर्मनिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। या फिर दूसरा क्या है हमारा कि नहीं, यह सार्वजनिक धन का अपव्यय है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, केवल एक इसमें प्रबल है, केवल एक नंबर। तो एक नंबर क्या था दोस्तों, एक था कि हाँ, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों के कर्तव्य निष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न के कथन और कारण को हमें देखना है और चुनाव करना है। कथन क्या है हमारा, जीवों का शरीर विभिन्न तत्व से मिलकर बना होता है। कारण क्या है, भोजन में विभिन्न तत्व होते हैं। तो आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा, यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का उचित व्याख्यान नहीं कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे बी बनेगा। तो वैसे हम लोगों ने ये भी सेशन कंप्लीट किया, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।